नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा की जिस सुरंग पर बीते 17 दिन से दुनिया की नजरें लगी थी, जो जगह 24 घंटे मीडिया के न जाने कितने कैमरों की निगाह में थी, जिसे लेकर देश दुनिया में पल पल की कवरेज हो रही थी, जहां बड़ी बड़ी मशीनें जब फेल हो गई तो कुछ ग्रेट माइनर्स ने अंदर फंसे 41 मजदूरों को निकालने का साहस दिखाया। जिस सुरंग में इस बचाव के काम पर प्रधानमंत्री कार्यालय से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगाहें रखे हुए थे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जमे हुए थे, जहां देश के सबसे बड़े अफसर पहुंचे थे, जिस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में मदद के लिए सुरंगों के मामले में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पहुंचे थे, वो जगह अब कैसी दिखती है हम दिखाते हैं आपको। यह है सिलक्यारा के सुरंग के अंदर की तस्वीर है, जहां अब सब कुछ वीरान है, बियाबान सा नजर आ रहा है। अंदर प्रिकास्ट कंक्रीट के कई बॉक्स हैं, कई खाली पड़ी कुर्सियां, कई जूते, गमबूट सब जहां तहां पड़े हुए हैं। देखकर ही लग रहा है कि ये शांति किसी तूफान के बाद की सी शांति है। इसी सुरंग के अंदर 41 मजदूर दिवाली की सुबह से फंसे हुए थे। 17 दिन तक दुनिया उनका यही ठिकाना रहा। एक तरीके से देखें तो बाहरी दुनिया से उनका संपर्क जैसे कट गया था। उन्हें सुरक्षित बचाने के लिए सिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी थी। देश दुनिया से मशीनें मंगवाई गईं, लेकिन जहां मशीनें हाफ गईं, टूट गईं, वहां खनन के मामले में दुनिया का सबसे पुराना तरीका काम आया, हाथ से खुदाई करने का। इसे रैट माइनिंग कहा जाता है, यानी चूहों की तरह हाथ से खनन का काम करना। कायदे से तो ये अच्छा शब्द नहीं कहा जाना चाहिए, रैट माइनिंग। हमारा सुझाव है कि इनके लिए रैट माइनर्स की जगह ग्रेट माइनर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ग्रेट यानी बड़ा, ग्रेट यानी महान, क्योंकि अपनी जान पर खेलकर जो काम इन ग्रेट माइनर्स ने किया है वो वाकई में महान है, अद्भुत है, असीम है। जितनी तारीफ की जाए इनकी वो कम है। आखिर के 13 मीटर का फासला कुछ घंटों में ही देश भर से बुलाए गए इन बहादुर ग्रेट माइनर्स ने करके दिखा दिया। मजदूरों तक पाइप आगे बढ़ाने के लिए जगह बनाई। उनकी यही कोशिश अंदर फंसे मजदूरों के लिए तो लाइफ लाइन बन गई। ये वो जाबाज हैं जिन्हें हम ग्रेट माइनर्स कहेंगे। दिल्ली, गोरखपुर और देश के कुछ अन्य इलाकों से बुलाए गए इन श्रमिकों से खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, उनके हौसले और मेहनत की तारीफ की। जो शानदार काम उन्होंने किया उसके पारितोषिक के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से उन्हें 50-50 हज़ार रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया। शाम को मुख्यमंत्री ने उनके साथ दिवाली मनाई और उसे इगास बग्वाल का नाम दिया गया, जैसा कि उत्तराखंड में कहा जाता है। इगास बग्वाल उत्तराखंड की दिवाली को कहते हैं, जो दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है। और इस बीच जिन 41 मजदूरों को 17 दिन बाद सुरक्षित बाहर सुरंग से निकाला गया, उन्हें आज सुबह चिन्यालीसौड़ के अस्थायी मेडिकल कैंप से ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। इसके लिए वायुसेना के हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जो कल दोपहर से ही उत्तरकाशी की हवाई पट्टी पर तैयार खड़ा था। एम्स ऋषिकेश में इन सभी मजदूरों को अगले 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इन सभी 41 मजदूरों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1-1 लाख रुपए के चेक सौंपे। इससे पहले कल देर रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मजदूरों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की थी, उनके हौसले की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ दिख रहे हैं। मजदूरों ने भी कहा कि उनकी सेहत पूरी तरह ठीक है। बाद हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल जो भी मिला सही सलामत सब चीज़ की हम लोग को प्राइवेट की गई। परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सबका। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुई, जिसमें कि
खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। तो मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज। इन सब सुकून देने वाली तस्वीरों के बीच सवाल भी सुलगने लगे हैं कि सिलक्यारा की जिस सुरंग में ये मजदूर 17 दिन फंसे रहे, क्या उस सुरंग के निर्माण के दौरान कोई लापरवाही बरती गई? कई जानकार लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि इस सुरंग में कोई स्केप टनल क्यों नहीं बनाई गई थी? क्या इस सुरंग का पूरी गंभीरता के साथ जियोफिजिकल, जियोटेक्निकल सर्वे करवाया गया था? क्या इस सुरंग के डिजाइन और निर्माण में मानकों का पूरा ध्यान रखा गया था? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि सिलक्यारा हादसे की विस्तार से जांच होगी। सिलक्यारा सुरंग हादसे ने देश भर में बन रही सुरंगों की ओर ध्यान खींचा है। देश में तमाम दुर्गम स्थलों पर सुरंगों का जाल बनाने का काम जारी है। क्या इन सुरंगों के निर्माण में तय गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है? देश में टनल की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइन तय करने के लिए गठित सरकार की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर जगदीश तेलंगराव साहू ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, सिलक्यारा हादसे के बाद देश में टनल कंस्ट्रक्शन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। हम कहीं पे खुदाई करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके के रॉक है, किस तरीके का वहाँ पे रॉक का स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पे फॉल्ट तो नहीं है, क्या वहाँ पे लूज रॉक तो नहीं है, वहाँ पे रॉक है या सॉइल है, हमें कुछ भी नहीं मालूम होता है खुदाई करने के पहले। तो ये सब बड़ी जानकारी हमें लेना चाहिए खुदाई के पहले, इसे ही हम साइट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सवाल सेफ्टी मेजर्स को लेकर भी उठ रहे हैं। इस मामले में एस्केप टनल का ना होना दुर्भाग्यपूर्ण था। एक तो होता है साइड इन्वेस्टिगेशन, आपने खुदाई से पहले जितनी जानकारी आप कर सकते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जरिए या बोर होल्स के जरिए वो कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिए। ये एक एस्पेक्ट हो गया है। दूसरा एस्पेक्ट होता है डिज़ाइन का। डिज़ाइन जनरली हम लोग NATM से करते हैं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड होता है जिससे हम लोग करते हैं। अगर इससे करते तो उसका एक एसेंशियल फीचर, जरूरी फीचर ये होता है कि जैसे जैसे आप खुदाई करते जाते हैं तो आप एक फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं। आप जैसे खुदाई में कहीं लूज रॉक आया तो आप उस हिसाब से उस जगह की डिज़ाइन मॉडिफाई करते हैं। तो ये फीडबैक लूप टनलिंग में जरूरी है होना एस्टेब्लिश, ये अभी नहीं है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को एनडीटीवी से कहा, हादसे की समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल, और विशेषज्ञ जो हैं धामी साहब, आपने देखा ही होगा जो उनकी टिप्पणियां आती हैं, कहते हैं कि जो पहाड़ हैं हिमालय के, खासतौर से उत्तराखंड के थोड़े नए पहाड़ हैं, उतने स्थायी मजबूत नहीं हैं, इसलिए बहुत सावधानी और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। नहीं, मैंने कहा कि सभी की समीक्षा होगी और जहाँ पर भी इस प्रकार के काम हो रहे हैं वहाँ की सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो जियोलॉजिकल सर्वे इत्यादि हैं वो होते हैं। और भी हमारे यहाँ टनलें बनी हैं, बड़ी बड़ी टनलें बनी हैं, इससे पहले भी काम हुए हैं। अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर भी काफ़ी बड़ी बड़ी टनलें बनी हुई हैं, लेकिन अब वो ये किस कारण से हुआ है, क्या हुआ है, तो समीक्षा के बाद आएगा। तो ये जो हादसा हुआ, क्या इसकी कोई जांच होगी? जो दोषी हैं इसके लिए क्या उनको जिम्मेदार ठहरा करके सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब समीक्षा करेंगे तो समीक्षा में सब कुछ आ जाएगा। इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सभी 29 अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स का सेफ्टी ऑडिट करने का फैसला किया है। अब टनल एक्सपर्ट चाहते हैं कि इसके साथ ही देश में रेलवे और हाइड्रो पावर टनल्स की भी सेफ्टी ऑडिट करना बेहद जरूरी हो गया है। जाहिर है किसी भी टनल का निर्माण एक रिस्की वेंचर होता है और सरकार को इस हादसे से सीख लेते हुए आने वाले समय में आगे बढ़ना होगा। दिल्ली से अखिलेश शर्मा और पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सबसे बड़ी खबर, लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है जो लगातार 17 दिन से अंदर थे।
ये वही टनल है जहां पर वो काम कर रहे थे। सब लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि कब सुरंग के दरवाजे से वो 41 मजदूर जल्द से जल्द वापस आ जाएं। इसी सुरंग के ऊपर में वो पाइप दिख रही है, वो जो है बड़ा सा एग्जॉस्ट पाइप है। ये कितना लंबा है? ये देखिए 210 मीटर, 60 मीटर, लगभग 270 मीटर। 10 मीटर का एरिया वो भी क्लियर कर लिया गया है। प्रेयर्स हैं वो चल रही हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि आज शाम बाहर आ जाएंगे। सारा रास्ता क्लियर किया जा चुका है। कई कुशल श्रमिक जिनको हमने रेड माइनर कहा, उन्होंने धीरे धीरे इस मलबे को हाथ से निकालना शुरू किया। जो 41 लोग निकाले गए हैं, फिलहाल उनकी सेहत सभी की ठीक है। सिलक्यारा हादसे से एक बार फिर हिमालय की संवेदनशीलता का सवाल उठा है। इसे लेकर अक्सर एक से एक रिसर्च सामने आती रहती है, जिनसे साफ होता है कि इस पूरे इलाके में किसी भी निर्माण के वक्त कितनी एहतियात बरती जानी चाहिए। हिमालय की संवेदनशीलता को बताने से जुड़ी एक ताज़ा रिपोर्ट तो और भी भयावह तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी इलाकों में 85,000 किलोमीटर सड़कों और 3,60,000 इमारतों पर भूस्खलन और हिमस्खलन से नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। भारत, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार इस रिपोर्ट हिंदुकुश, कराकोरम, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय के पूरे 2400 किलोमीटर के विस्तार में यह अध्ययन किया गया है। यह रिसर्च प्रतिष्ठित जर्नल एडवांसिंग अर्थ एंड स्पेस साइंसेज में छपी है, जिसका शीर्षक है मास मूवमेंट हजार्ड एंड एक्सपोजर्स इन हिमालय। रिपोर्ट का विश्लेषण बताता है कि मध्य हिमालय, जिसमें उत्तराखंड और नेपाल आता है, वहां 2007 से 2016 के बीच भूस्खलन की 1339 घटनाएं हुई, जो इस दौर में पूरे हिमालय में हुई भूस्खलन की घटनाओं का 41% है। 2007 से 2016 के बीच भूस्खलन की कुल घटनाओं की 27% घटनाएं पश्चिमी हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हुई और 19% पूर्वी हिमालय में की हुई। इस अध्ययन के मुताबिक इस पूरे इलाके में 36 लाख इमारतों में से 3% यानी करीब 1,08,000 इमारतों को छोटे भूस्खलन हिमस्खलनों से खतरा है, लेकिन बड़े भूस्खलन और हिमस्खलनों से यह खतरा 10% इमारतों यानी 3,60,000 पर आ सकता है। हिमालय में सड़कों का जाल तेजी से फैला है, लेकिन हिमालय में 8% सड़कों यानी करीब 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कें छोटे भूस्खलनों और हिमस्खलनों से खतरे में हैं, जबकि बड़े भूस्खलनों और हिमस्खलनों का खतरा 17% सड़कों यानी 85,000 किलोमीटर में फैली सड़कों पर है। जिन इलाकों में इन सड़कों को सबसे ज़्यादा खतरा है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और चीन के सिचुआन प्रांत में है। क्योंकि यह अध्ययन पूरे हिमालयी इलाके में है, इसीलिए इसमें चीन और नेपाल भी शामिल हैं। लेकिन हमें इस बात पर खास ध्यान देना होगा कि भारत का पूरा हिमालय भी इसी अध्ययन का हिस्सा है। हिमालय में 2530 यानी 2530 मौजूदा ग्लेशियर लेक्स यानी ग्लेशियरों में बनी झीलों में से 70% झीलों यानी 1771 झीलों पर छोटे भूस्खलनों और हिमस्खलनों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये झीलें बड़ी हो रही हैं जो कभी भी फटने के कगार पर पहुंच सकती हैं या भूस्खलन या हिमस्खलन से टूट सकती हैं। ऐसी झीलों के टूटने कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्ट्स फ्लड्स यानी GLOF कहा जाता है। जैसा कि पिछले महीने अक्टूबर को सिक्किम में हमने दक्षिण लोनाक झील को टूटते और उससे आई बाढ़ को देखा था, वो GLOF का एक ताज़ा उदाहरण है। इस टीम में शामिल एक लेखक IIT भुवनेश्वर के ग्लेशियोलॉजिस्ट आशिम सत्तार ने हमें इस रिपोर्ट पर जानकारी दी। ये जो हमारा रिसर्च है, ये नॉर्मली जो मास मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं, ये जो मास मूवमेंट है ये आपका एवलेंच या लैंडस्लाइड्स, कोई भी मास मूवमेंट कोई भी स्लोप से होगा तब व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर, किस तरह, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सारे एक्सपोज्ड है। सो वी ट्राई टू क्वांटिफाई, हम इनको जो है एक डेफिनेट क्वांटिफिकेशन के थ्रू वी वांट टू पुट इट फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। और इसमें जो है
आपका पूरे हिमालय में 6 माउंटेन रेंजेस में इसको किया गया है, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, फ्रॉम काराकोरम से लेके हिंदू कुश, फिर सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय एंड देन हैंडुनशान। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर असेसमेंट है जिससे हॉटस्पॉट्स का पता लगता है कि कहाँ कहाँ आपका एक्सपोजर, लैंडस्लाइड्स या एवलांच का एक्सपोजर है फिलहाल। और इस बेसिस में, दिस इज द बेसिस फॉर फ्यूचर असेसमेंट्स। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर असेसमेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कि ये पहला जो है फाइंडिंग्स है जो कि फ्यूचर असेसमेंट्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। और उसी से हम जो है कोई रिसर्चर या फिर पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट इसमें डिटेल स्टडी करना चाहे तो दे कैन टेक दिस एज द बेस, जो कि एक रीजनल स्केल असेसमेंट है, पूरे हिमालय में किया गया है। जो लोग पहाड़ पे बसना चाहते हैं, पहाड़ पे घूमने जाते हैं, पहाड़ जाने पर उनको मज़ा आता है, अगर वो ये रिपोर्ट एक बार तफसील से पढ़ लेंगे तो वो चौंक जाएंगे, घबरा जाएंगे, पहाड़ जाने में संकोच करेंगे। इसी रिपोर्ट पर विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस रिपोर्ट के एक और प्रमुख लेखक साकेत दुबे जुड़ रहे हैं। साकेत, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। इस अध्ययन के पीछे क्या विचार था, क्यों यह स्टडी की गई? इसके पीछे की मेन सोच ये थी कि कैसे लोगों को बचाया जाए। मतलब मेन आइडिया ये था कि कैसे जो लैंडस्लाइड्स या एवेलांच के कारण लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कैसे अपन कम कर सकते हैं, क्योंकि इन चीजों को रोक पाना तो अपने हाथ में नहीं है। कि अभी तक साइंस उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि अपन सारे लैंडस्लाइड्स या एवेलांचेस जो कि इम्पैक्ट करें अपन को, वो सारी चीजों को अपन रोक पाए। तो आइडिया ऐसा था कि क्यों ना ऐसी जगहों को खोजने की कोशिश करें जो रिलेटिवली सेफ होंगी इन कंपैरिजन टू ऐसी जगहों के जो कम सेफ। जी, तो मतलब मेन आइडिया यही था इस स्टडी के पीछे। अब ये आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी इस रिसर्च में कितना समय लगा, कितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व थे, कब ये पूरी हुई? ये स्टडी मेरे तो 3 साल का काम, मतलब जब से शुरुआत की थी हम लोगों ने ये स्टडी को करने की, उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने कुछ अमेरिका के साइंटिस्ट से कांटेक्ट किया, कुछ यूरोप के साइंटिस्ट से कांटेक्ट किया, और उनके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए कि उन लोगों ने जो जो बताया कि इन चीज़ों को इस तरीके से बदला जा सकता है, या फिर उनके जो जो सुझाव थे, वो सारे सुझावों को लेते हुए हम लोगों को लगभग 3 साल लग गया। कुछ चैलेंजेस भी थे, कुछ चीज़ें समझ में शुरू में नहीं आ रही थी कि इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, लेकिन एट द एंड हो गया। लेकिन अभी भी बहुत चांसेस हैं इस स्टडी को सही करने के, मतलब और बेहतर किया जा सकता है जैसे जैसे बेहतर डेटा सेट अवेलेबल होता जाए। प्रोफेसर दुबे, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपके इस रिसर्च से अगर मैं आप ही से पूछूं कि सबसे अहम बात क्या निकल कर सामने आई, अगर आपको उसको समझाना हो आसान शब्दों में। ये सिनारियो बेस्ड स्टडी होती है, मतलब अलग अलग तरीके के हम लोग सिनारियो सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इसको भयानक के तौर पे ना लेते हुए ऐसे समझने का कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने ऐसी सारी जगहों को पहचानने की कोशिश की है जहां से लैंडस्लाइड या एवेलांच हो सकते, और अगर ये लैंडस्लाइड या एवेलांच होते हैं, मैं हिमालय की बात कर रहा हूँ, और अगर ये इवेंट्स ऐसे होते हैं तो कैसा पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसा लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ेगा इसका, कैसे बिल्डिंगों पे प्रभाव पड़ेगा, या फिर नदियों पे प्रभाव पड़ेगा, या रास्तों पे प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब कैसे कहाँ पे कैसा लैंडस्लाइड या एवेलांच हो सकता है, और उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर या इन सारी चीजों के ऊपर किस तरीके से होगा, ये अभी के लिए भी देखने की कोशिश की है। और आने वाले लगभग 80 सालों में ये चेंजेस कैसे होंगी, मतलब लोग कहाँ पे कैसा बसना पसंद करेंगे, और अगर अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से अगर वो अलग तरीके से बसने जाते हैं तो उनके ऊपर कैसा प्रभाव, इन चीजों को समझने की कोशिश की। हिमालय में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह आपको कौन सी मिली, और भविष्य में साकेत वहां पर कोई नुकसान ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये समझ में आया है
कि जैसे अगर अपन हिमालयस को ही मैं 6 अलग अलग माउंटेन रेंज में डिवाइड करूं, तो कुछ माउंटेन रेंज ऐसे हैं जहां पे इम्पैक्ट मेरे को ज्यादा देखने मिल रहा है। और हम लोगों ने सरप्राइजिंगली ये भी पाया कि वहां पे पॉपुलेशन भी अभी ज्यादा बची हुई है, तो वहां इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि सेंट्रल हिमालय मतलब उत्तराखंड, नेपाल, ये वाला जो रीजन है, या थोड़ा थोड़ा ईस्टर्न हिमालय बोल दिया, इन 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 जगहों पे एवेलांच लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ऐसी जगहों पे रहती है जो कि स्टीप स्लोप के करीब है, मतलब कि जो जो कटीले स्लोप हैं उनके पास में रहती है पॉपुलेशन, तो उन जगहों पे इसका मतलब इन चीजों का इम्पैक्ट ज्यादा देखने मिलेगा। और आने वाले समय में जैसा पॉपुलेशन सेटलमेंट चेंज होगा, मतलब कि सारी चीजों का प्रभाव पड़ने वाला है। अगर अपन हेल्थ केयर बेटर रखते हैं, नॉट जस्ट, मैं सिर्फ इंडिया के उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, जितने कंट्रीज अपने हिमालय में इन्वॉल्व होते हैं, अगर अपन हेल्थ केयर बेटर रखते हैं और बाकी सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन क्लियर रखते हैं, डेवलपमेंट सही तरीके से करते हैं, तो इसका प्रभाव आने वाले समय में बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है। वहीं पे अगर अपन सही रास्ते नहीं चुनते हैं आगे चलते हुए, तो इसका प्रभाव गलत भी हो सकता है। तो ये एक सोचने वाली बात होगी। मतलब हम लोग की स्टडी ऐसा नहीं बता रही है कि ये पर्टिकुलर जगह है जहां पे लैंडस्लाइड होगा, ऐसा नहीं बता रही। हम लोग की स्टडी ये बता रही है कि कहां कहां पे हो सकता है और इससे किस तरीके से अपन कैसा सेटलमेंट किया जाए जिससे इसका प्रभाव कम हो। प्रोफेसर साकेत दुबे, आपकी स्टडी को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिसको देख कर चिंता भी होती है। लेकिन अगर मैं क्योंकि आपकी स्टडी में इमारतों पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो उसका भी जिक्र है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इमारतों के असर की जो बात आपने की है, उन इमारतों पर क्या असर पड़ेगा? ऐसी कितनी इमारतें, क्या इमारतें पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी? हम लोगों ने जो निकाला है अभी तक की स्टडी के हिसाब से, तो मैं पूरे हिंदू कुश काराकोरम हिमालय की बात करूंगा, तो अलग अलग हम लोग सिनारियो कंसीडर करते हैं कि एक बेस्ट केस सिनारियो, मतलब कि अगर 10 मीटर डेप्थ का लैंडस्लाइड या एवेलांच सब जगह होता है, तो इस हिसाब से 3% बिल्डिंगें, मतलब टोटल हिंदू कुश काराकोरम हिमालय में 3% जितनी बिल्डिंगें हैं वो इम्पैक्ट होंगी अभी। और वही अगर बड़े इवेंट्स होते हैं तो 8% तक जा सकता है नंबर, मतलब जितनी बिल्डिंगें अभी है वहां पे, उनमें से 8% बिल्डिंग तक इम्पैक्ट हो सकती है। बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर साकेत दुबे, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। लेकिन ये रिपोर्ट वाकई में चौकन्ना करती है कि हमारे पहाड़ों के साथ हम किस तरह का खिलवाड़ करने पर इस वक्त कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इसी कड़ी में आ चुकी सैकड़ों पुरानी रिसर्च पर फिर से मुहर लगाती है, जो कहती है कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा, सबसे नाजुक और सबसे संवेदनशील पर्वत श्रृंखला है। इसके साथ हमारा व्यवहार कुछ ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि बच्चों के साथ होता है, जैसे कहते हैं ना, हैंडल विथ केयर। वो इसीलिए कि हिमालय ने ही सदियों से भारतवर्ष को गढ़ने का काम किया है। हिमालय ने हमारी संस्कृति को भी गढ़ा और हमारी राजनीति को भी। हिमालय ना होता तो हमारे विशाल मैदानी भूभागों में ये ऋतुएं, ये जलवायु नहीं होती। भारत जैसे विशाल देश में गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंत सब हिमालय की वजह से है। समंदर से चली मानसूनी हवाएं मैदानों को भिगोते हुए जब आगे बढ़ती हैं तो हिमालय ही उन्हें रोकता है। नमी भरे बादलों को हिमालय उस पार नहीं जाने देता और फिर लौटता मानसून एक बार फिर हमारे मैदानों को भिगोता है। ये पानी हमारी खाद्य सुरक्षा की गारंटी है। ये गारंटी तभी है जब हिमालय है। वैसे अगर हिंदू कुश को भी मिला दें तो दुनिया की करीब आधी आबादी और 20% से ज़्यादा अर्थव्यवस्था हिमालय हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पर निर्भर है। लेकिन सिर्फ भारत की ही बात करें तो उत्तर भारत की करीब 60 करोड़ की आबादी के सीधे सीधे खाने और पीने का इंश्योरेंस हिमालय का होना ही है। गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदी घाटियों को इसी हिमालय से निकलने वाली ये नदियां हर साल उपजाऊ बनाती हैं और यहाँ लहराने वाली फसल हमारी आर्थिकी का आधार बनती है। इसके सैकड़ों ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां गर्मियों में हमारी प्यास बुझाती हैं। हिमालय की खूबियों का वर्णन सिर्फ एक कार्यक्रम में नहीं किया जा सकता, लेकिन
फिर भी ये हल्की फुल्की जानकारी सिर्फ ये बताने के लिए कि हिमालय को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश अब की ही जानी चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा वाकई कर रहे हैं? यही हमारी गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे वक्त जब ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार सबसे तेज हो गई है, हम हिमालय में क्या कर रहे हैं? हमें हिमालय में बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनानी है, बांध बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, सुरंगें बनानी हैं। पहाड़ों पर हमने बड़े बड़े शहर बसा दिए बगैर ये समझे कि हिमालय की धारण क्षमता यानी उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। नतीजा ये होता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसी बरसात में हमने नदियों को उफनते और अपने आसपास के इलाकों को निगलते हुए देखा। नदियों के किनारे हमने अंधाधुंध निर्माण से बांधने की जरूरत तो की, तो नदियों ने बरसात के कुछ दिनों में ही हमें हमारी कमजोरी का एहसास करा दिया, बता दिया कि प्रकृति की ताकत के आगे हमारी मनमर्जी लंबे समय तक नहीं चल सकती। नदियों के बहने के रास्तों को बांधा नहीं जा सकता। पर्वतीय ढलानों पर अंधाधुंध निर्माण और वहां गांवों को कस्बों और कस्बों को शहरों में बदल देने की जिद जोशीमठ जैसी त्रासदी की शक्ल में सामने आती है। नियम कानून को धता बताकर होने वाले निर्माण अंत में इस तरह ढहने और दरकने पर मजबूर हो जाते हैं। जोशीमठ में हमने सैकड़ों मकानों को दरारों से टूटते हुए देखा था। पूरा शहर खाली कराना पड़ गया था। वजह वही कि एक नाजुक पहाड़ी ढलान पर उसकी धारण क्षमता से ज्यादा बोझ ऐसे निर्माण की शक्ल में लाद दिया गया। इस सब के पीछे सिर्फ अंधाधुंध निर्माण ही नहीं बल्कि शासन प्रशासन की उदासीनता भी एक बड़ी वजह है, जिसने अपनी आंखों के सामने ये सब होने दिया। हिमालय जितना नाजुक है उतनी बड़ी चुनौतियां भी वो सामने खड़ी कर देता है। फरवरी 2022 में ऋषिगंगा त्रासदी की ये तस्वीरें कौन भूल सकता है, जब एक छोटी सी पहाड़ी नदी ऋषिगंगा ने देखते ही देखते ऐसा विकराल रूप धारण किया कि चमोली जिले में एक पूरी की पूरी जल विद्युत परियोजना को मिट्टी में मिला दिया। उस हादसे में रैणी परियोजना तो हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके आगे तपोवन, विष्णुघाट परियोजनाओं को भी भयानक नुकसान पहुंचा। करीब 200 लोग, जिनमें अधिकतर परियोजना की सुरंग में काम कर रहे थे, इस हादसे में मारे गए। 100 से ज्यादा श्रमिकों के शव आज तक नहीं मिले हैं। लेकिन उन मजदूरों और उनके परिवारों की क्या किसी ने इस हादसे के बाद कभी कोई सुध ली? बहुत दूर न जाएं तो पिछले ही महीने अक्टूबर में उत्तरी सिक्किम की इस घटना को लें, जब तीस्ता नदी निचले इलाकों में कहर बनकर टूटी। भारी बारिश की करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर में बनी दक्षिण लोक झील फटी और उसके पानी ने निचले इलाकों में तबाही मचा दी। तीस्ता नदी का जल स्तर बढ़ गया और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। कम से कम 40 लोग मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लापता हो गए या फिर बह गए। करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए। ग्लेशियरों में ऐसी सैकड़ों झीलें अब भी बनी हुई हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी बढ़ने से फटने की कगार पर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी तो हम ही जिम्मेदार हैं। हमने तो 2013 की केदारनाथ जैसी त्रासदी से भी कोई सबक नहीं सीखा है, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए और गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की तादाद इससे 3 गुना ज्यादा थी। हिमालय हमारे लिए इतना अहम है, इसके बावजूद हम कोई सबक क्यों नहीं सीख रहे? हम जो परियोजनाएं बनाते हैं उनमें हम हिमालय की संवेदनशीलता का ख्याल क्यों नहीं रखते? जैसे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना को ही ले ले। इस परियोजना का मकसद उत्तराखंड के 4 धामों और सीमावर्ती इलाकों को सड़कों से सीधे जोड़ना है, लेकिन इससे जुड़ी सड़कों और सुरंगों पर सवाल उठते रहे हैं। सिलक्यारा में हादसे का शिकार हुई सुरंग भी इसी प्रोजेक्ट के तहत आती है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के अमल के तरीके पर शुरू से ही सवाल उठे। इसके लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट यानी EIA को किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट को कई टुकड़ों में बांटकर तिलांजलि दी गई और फिर किस तरह सड़कों को चौड़ा करने के लिए सरकार द्वारा ही तय निर्देशों की अनदेखी की गई। सड़कों को बनाते वक्त निकालने वाले मलबे को डंप करने के लिए बने नियमों को भी खुलेआम तोड़ा गया है।
हिमालय और गंगा पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका भनोट से संक्षेप में सुनिए। चारधाम परियोजना केंद्र की 900 किलोमीटर की सड़क की चौड़ीकरण की परियोजना है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के लिए। इस 900 किलोमीटर बड़ी परियोजना के चलते उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों ही धामों को चौड़ी सड़कों के साथ कनेक्ट किया गया है। 2017 से ये प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन रहा है और शुरू से ही सबसे बड़ी खामी जो चारधाम परियोजना की हमने देखी है वो ये है कि इसमें जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना था वो पूरी तरीके से बाईपास किया गया है। सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो कि 900 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसको छोटे छोटे भागों में बांटा, 53 छोटे छोटे भागों में बांटा। हर भाग जो था वो 100 किलोमीटर से कम था और इस तरीके से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को पूर्णतः बाईपास कर दिया गया। दूसरी बहुत बड़ी खामी रही चारधाम परियोजना की, वो थी रॉन्ग रोड विड्थ सिलेक्ट करना। खुद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की अपनी नोटिफिकेशन है जो कहती है कि पहाड़ों में 5.5 मीटर तक की जो रोड विड्थ है वो पर्याप्त है और वही संभव भी है, और इससे ज़्यादा अगर आप रोड विड्थ बनाते हैं तो पहाड़ों के डिस्टेबलाइज होने का बहुत खतरा रहता है। फिर भी बावजूद इसके जो चारधाम सड़क परियोजना है उसमें 10 मीटर तक की चौड़ी सड़क बनाई गई जिसकी 12 मीटर फॉर्मेशन विड्थ रही, और उसके चलते 12 मीटर फॉर्मेशन विड्थ के लिए जो लैंड एक्वायर किया जाता है वो अप टू 24 मीटर्स किया जाता है। क्योंकि पहाड़ों में तो जगह नहीं थी इतनी काटने की, तो वर्टिकल हिल कटिंग करी गई और उस वर्टिकल हिल कटिंग के कारण पूर्णतः पहाड़ जो है वो डिस्टेबलाइज कर दिए गए। डिस्टेबलाइज्ड पहाड़ों के स्लोप्स के कारण हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स पिछले 4 वर्षों से, जब से चारधाम परियोजना अंडर कंस्ट्रक्शन रही है, लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ जो कि डिफेंस के रूट्स हैं, वहाँ पे तो बॉर्डर तक पहुँचना मुश्किल हो गया था 60-60, 90-90 दिनों के लिए। केवल एक ही रूट बहाल रहा है जो कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का रहा है, जहाँ पे अभी तक इस परियोजना का काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। लगातार एनडीटीवी इंडिया बीते 17-18 दिनों से, जब से उत्तरकाशी की घटना घटी, हिमालय के दर्द को समझाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से प्रकृति के साथ निर्माण के नाम पर कामकाज चल रहा है, हम ये नहीं करें कि निर्माण नहीं होना चाहिए, निर्माण भी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन निर्माण के वक्त में किस तरह के पैरामीटर्स का, किस तरह के नियम कायदों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ा इशारा करता है कि जो टनल, जो सुरंग 4.5 किलोमीटर की थी, जो लगभग 60 से 70% बनकर तैयार थी, वो आखिरी वक्त में, जिसका इनॉग्रेशन अगले 1-2 महीने के अंदर होने वाला था, वो क्यों ढह जाती है। क्यों ये पूरी टनल में 41 आम जो श्रमिक थे वो फंसे रह जाते हैं। क्या ये हादसा होता है? क्या ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है, मानव निर्मित मुसीबत? क्या मानव ने, क्या इंसान ने उन तमाम नियमों का पालन किया जिसका करना चाहिए था? कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और ये इतनी मेहनत से, इतने वक्त में, इतने पैसे के साथ ये सिलक्यारा सुरंग का जो टनल का काम था, जिसको बनाने में मेहनत लगी, क्या वो अब ठप पड़ जाएगा? जो कहा जा रहा था कि 26 किलोमीटर के रास्ते को मात्र 4 किलोमीटर में तय किया जाएगा, क्या वो अब टाएं फिस हो गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जनता जानना चाहेगी। 41 मजदूर सुरक्षित घर पहुंच गए हैं, उनके यहाँ दिवाली मनाई जा रही है, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन आने वाले 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी किसी तरह की मुसीबत ना झेलनी पड़े आने वाले वक्त में, हिमालय की इन त्रासदियों से, इन दुर्घटनाओं से हमको ज़रूर सबक लेना चाहिए और उस सबक से अपने आप को सुधारना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता में आज राजनीतिक हलचलों का दौर रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा बंगाल में ममता सरकार का समय खत्म होने को है। उधर ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई इस मांग के साथ कि केंद्र सरकार ने राज्य के हिस्से का जो फंड रोका है उसे रिलीज किया जाए। मैं दीदी को कहकर जाता हूं, हम भाजपा वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है, भाई से बढ़कर होता है। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। 2026 में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से
किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है। अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अमित शाह के निशाने पर टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। लोकसभा चुनावों में अमित शाह ने बंगाल से 25 सीटों का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, 2026 विधानसभा चुनावों में 2/3 बहुमत की बात की। टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं कि संसद की पवित्रता को भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने समाप्त कर दिया। भेंटे लेकर, सौगादे लेकर सवाल पूछने वाले सांसद और वो पार्टी बंगाल और भारत का भला कर सकती है क्या? बंगाल का विकास मोदी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल का विकास है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को विकास करने के लिए अनुकूल भूमि तैयार करे। ममता बनर्जी मोदी जी को विकास नहीं करने देती है। उधर अमित शाह के भाषण के फौरन बाद ममता धरने पर बैठ गईं। टीएमसी ने कहा, केंद्र पहले बंगाल का बकाया दे। আমাকে অমিত শাহ দেখিয়ে নরেন্দ্র মোদি দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दिखाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है और उन लोगों को जो लूट में शामिल रहे हैं जब वो टीएमसी में थे, इन गद्दारों से कोई डरने वाला नहीं। 2024 की चुनाव तो आने वाले हैं, लेकिन 2026 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो नेता का बयान है और बाकी विधायकों का धरना और स्लोगन है, उससे देखकर एक चीज़ पता चलता है, 2024 और 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव में जमकर लड़ाई होगी बीजेपी और टीएमसी के बीच में। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। रैंप वॉक आपने कई देखे होंगे, लेकिन बुर्के में रैंप वॉक पहली बार, वो भी भारत में। मुजफ्फरनगर के कॉलेज की लड़कियों ने बुर्के में रैंप वॉक किया, लेकिन दकियानूसी सोच को तोड़ती उनकी ये कोशिश कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई। विवाद बढ़ चुका है। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। वाकई ये परंपरा की मिट्टी पर खड़ी आधुनिकता के रुख पर चमका वो सूरज है जो नई पीढ़ी को रोशन कर रहा है। मुजफ्फरनगर के श्रीराम ग्रुप कॉलेज की कई लड़कियों ने बुर्के में रैंप वॉक किया, अपनी परंपरा से जुड़ी हुई आधुनिकता की तरफ मुड़ी हुई। देखिए, खूबसूरती है मेरे वतन की, रंगी बिरंगी रिवाजों में, चाहे कोई तंग कपड़े पहने या कोई रहे हिजाबों में। जब हिजाब उतारते हैं तब सवाल खड़े होते हैं, जब हिजाब पहनते हैं तब सवाल खड़े होते हैं। सिंपल मैसेज ये था कि अनेकता में एकता। जिस मंच पर वेस्टर्न कैजुअल ट्रेडिशनल चल रहा था, उसी मंच पर बुर्का अबाया ड्रेस भी चल रहा था। ये ना हो कि भाई मुस्लिम समुदाय की लड़कियां पीछे रह गई कहीं। कभी महिलाओं की हिफाजत के लिए बुर्के का चलन शुरू हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ कट्टरता का साया भी इस पर पड़ता गया। अब लड़कियों ने बुर्के में रैंप वॉक किया तो विरोध में कुछ जुबानें भी चलने लगी। बुर्का किसी फैशन शो के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। जो श्रीराम कॉलेज वालों ने ये किया है, ये किसी एक मजहब को टारगेट करके किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना, ये उनको शोभा नहीं देता है। उनको मंजर आम पे आके माफी मांगनी चाहिए। जिन आंखों ने दकियानुसी सोच की अंधेरी रात से निकलकर सुनहरी सुबह का ख्वाब देख लिया है, वो भला ऐसे विरोध से कहां डरने वाली हैं।
मैं तो यही कहूँगी कि ये जो विवाद खड़ा कर रहे हैं ये उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुर्का एक कोई फैशन नहीं है। ये मुस्लिम लड़कियां जो पहनती हैं न पहनती हैं वो उनकी मर्जी होती है, और ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें ऐसा विवाद नहीं करना चाहिए। खुद कॉलेज भी अपनी इस नई पहल से गदगद है। वो चाहता है कि उसकी छात्राएं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक अपने पास रखें। किसी भी धर्म की बच्ची को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस इवेंट का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। आखिर कब तक हम औरतों को बताते रहेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या चीज़ फैशनेबल है और क्या चीज़ फैशनेबल नहीं है? इस पूरी कंट्रोवर्सी का जवाब बस एक लाइन में दिया जा सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह के साथ और लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ तनिष्क पंजाबी, NDTV इंडिया। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।